नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे रूस के रास्ते तेल का जो आयात किया गया भारत सरकार द्वारा, उसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिला। पिछले 2.5 साल से 30 या 36 महीनों से पेट्रोल के दाम कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए वही हैं। तो इस विषय में आज विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। मात्र 5 सेकंड लगते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। एक और प्रार्थना कि आप जो भी एपिसोड हम भिन्न भिन्न विषयों पर बनाते हैं उसको अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि अंत में जो कंक्लूजन हम बताते हैं वो छूट जाता है। और पिछले 8-10 दिन से सब्सक्राइबर त्यौहार होने की वजह से या मौसमी बरसात होने की वजह से शायद आलसी या सुस्त हो गए हैं। तो हमारी उनको विनम्र प्रार्थना है, मात्र 5 सेकंड लगते हैं। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना परिवार बड़ा होगा, उतनी ही और आपको सटीक और सरल भाषा में न्यूज़ और सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो अब आते हैं विषय पर। तो रूस के रास्ते जो तेल का आयात किया गया, आम आदमी को उसको फ़ायदा नहीं मिल पाया। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ गई। अब 25 गुना की आप उम्मीद लगाओ कि अगर 100 रुपये कमाई होती थी तो 2500 रुपये हो गई। परंतु भारत की सरकार ने महंगाई को बना के रखा पेट्रोल डीजल के दामों द्वारा। और सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही है। मात्र पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, जो उनके बाय प्रोडक्ट हैं उनसे, और जो मेन प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल, उससे भी सरकार की दोनों हाथों, वैसे तो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, पर मैं तो कहता हूं दोनों हाथों, दोनों पैरों से भी पैसा कमा रहे मोदी साहब। खून निचोड़ लिया है जनता का। ऐसा मजाक आम जनता में हो गया है कि मोदी साहब का बस चले तो जैसे शुगर टेस्ट के लिए खून टेस्ट किया जाता है, वैसे मोदी साहब टैक्स के रूप में सिरिंज लगाकर हर एक आदमी के शरीर से खून निचोड़ लें। ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा, नफरती, मुसलमानों से, गरीब लोगों से, और बात करता है स्वयं की मैंने 35 साल भीख मांगी, और मुझे तो लगता है वो 35 साल जनता से भीख मंगवाने के द्वार तक ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति है वो। तो बीते 3 साल में भारत को 5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। इस डिस्काउंट का 65% फायदा प्राइवेट कंपनी रिलायंस, अंबानी के जो मोदी साहब के मित्र हैं, और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, इनको मिला है लाभ। क्योंकि अंबानी तो उनका लंगोटिया यार है, तो लंगोटिया यार को कैसे ना मिले। अभी उसने अपने बेटे की 3,500 करोड़ में शादी की है, पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। 3,000 का रेट था एनुअल 12 महीने का, उसको 3600 रुपये कर दिया।
और नरेंद्र मोदी इस लूट में बराबर का हकदार है, बराबर शामिल है वो इस लूट खसोट में। उसको गरीब पर रहम नहीं आता, बात गरीब की करता है। वो ऐसा चंट चालाक, इतना कुटिल नीति वाला आदमी है कि वो लोगों के शरीर से खून निचोड़ ले। तो इसीलिए प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको खरबों खरबों रुपया एनपीए में माफ कर देना, यह नरेंद्र मोदी के बाएं हाथ का खेल है। और मनी लाइफ की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। उन्होंने इसका कारण रूस से तेल खरीद को बताया। ट्रंप का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देती हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो रूस से भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है, हमने पहले भी आपको इस विषय में बताया है। 17.8% रूस से हम लेते हैं, इराक से 9%, सऊदी अरब से 7% और अमेरिका से 2.71%। अब सवाल ये कि इसको आसान भाषा में कैसे समझें। तो आम आदमी को सस्ते तेल का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। अब भले ही तेल की कीमतें कागज़ पर डीरेगुलेट हों, लेकिन रिटेल कीमतें सरकार और तेल कंपनियों के नियंत्रण में हैं। सरकार को तेल से स्थिर आय चाहिए और तेल कंपनियां पुराने एलपीजी सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज़ ठहराती हैं। भद्दे तरीके से, वाहियात तरीके से बरगला कर और गलत बयानी करके ये सब काम सरकार करती है। तेल कंपनियां पुराने एलपीजी सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज़ ठहराती है। उनको तो इतना मार्जिन चाहिए। और प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट छोटे दुकानदार, जो छोटे व्यवसायी हैं, वो क्या करें। उनको 5 से 10% भी मार्जिन नहीं मिलता, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत नुकसानदायक है। नतीजा यह है कि सस्ते तेल का फ़ायदा कंपनियां और सरकार के खजाने में जा रहा है, ना कि आम लोगों की जेब में। आम लोगों की जेब लुट रही है। और ये मोदी सरकार, और मोदी की तो फोटो 64,000 पेट्रोल पंप पे लगी हुई है, जैसे कोई भूत सर्वत्र व्याप्त हो गया हो। ऐसे भूत की मानिक नरेंद्र मोदी की पेट्रोल पंप पे, हर एक पेट्रोल पंप पे फोटो चिपका रखी है। और नरेंद्र मोदी वैसे भी फोटो जीवी, नॉन बायोलॉजिकल, झाड़ झंकाड़ में, कूड़े कचरे में पैदा हुआ आदमी है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैल्यू एडिड टैक्स वैट लगाती है। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत में 46% और डीजल की कीमत में 42% हिस्सा टैक्स का होता है। केंद्र सरकार हर साल इस टैक्स में 2.7 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारें 2.0 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं। अप्रैल 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार को 32,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार के लिए यह टैक्स एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत है, परंतु सुविधा नहीं देती। उस टैक्स से मोदी जी अय्याशी करने 122 देशों में गए हैं। जने वहां जाकर क्या करते हैं और क्या नहीं करते। 8500 करोड़ रुपए के उनके विमान हैं, 20-20 करोड़ की उनकी गाड़ी है। ऐसा अय्याश प्रधानमंत्री, ऐसा ऐश करने वाला प्रधानमंत्री इस गरीब देश का है, जिसमें 85 करोड़ लोगों को भीख में अन्न, गेहूं, दाल, तेल और नमक दिया जाता है। ऐसे देश का सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी चोर, फरेबी और
कुटिल नीति वाला आदमी है। तो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स का गणित है वो बेस प्राइस 52 रुपये है, उस पर टैक्स 53 रुपये 75 पैसे है डीजल पर, और भाड़ा 24 पैसे और डीजल पर 26 पैसे। एक्साइज ड्यूटी 21 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पर है और 17 रुपये 80 पैसे डीजल पर है। डीलर का कमीशन 4 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर है और 3 रुपये 3 पैसे डीजल पर है, और वैट 15 रुपये 40 पैसे है और डीजल पर 12 रुपये 83 पैसे है। तो जो दिल्ली का रेट है वो 94 रुपये 77 पैसे पेट्रोल का और 87 रुपये 67 पैसे डीजल का है। अब तेल कंपनियों को सस्ते तेल से कितना मुनाफा हुआ? तो वित्त वर्ष 2020 में भारत अपनी ज़रूरतों का केवल 1.7 तेल रूस से आयात करता था। यह हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 से बढ़कर 35.1% हो गई। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फ़ायदा ऑयल कंपनियों के मुनाफे पर भी दिखता है, ख़ास तौर से रिलायंस पर। तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 3400 करोड़ रुपए है, 3400 करोड़ रुपए। तो 2023-24 में इन तीनों कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया। तीनों ने कुल मिलाकर 86,000 करोड़ रुपया कमाया है। 2024 में इन कंपनियों का मुनाफा कम होकर 33,602 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन 2022-23 के मुनाफे से ज़्यादा है। तो भारत पेट्रोलियम का मुनाफा एक साल में 1326% बढ़ गया है। अब कंपनियां हैं इंडियन ऑयल, और 2023-24 में 39,619 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। 22-23 में 8,242 करोड़, मुनाफा 381 करोड़ रुपए, 381% रहा। भारत पेट्रोलियम 26,674 करोड़ रुपीस, और उसमें 22-23 में 1,870 करोड़ रुपीस, और मुनाफा जो है वो 1326% रहा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 14,994,000 करोड़ रुपीस, और 2022-23 में 8,974। तो ये आंकड़े रूस के तेल की खरीद बढ़ाने के अगले वर्ष के हैं। वहीं प्राइवेट रिफाइनरी की बात करें तो भारत में मुख्य तौर पर दो बड़ी प्राइवेट कंपनियों की रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। दोनों सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। रिलायंस ने प्रति बैरल $12.5 और नायरा ने $15.2 रिफाइनिंग मार्जिन हासिल किया। यानी भारत सस्ते में तेल खरीदा, प्रोसेस किया और महंगे में बेचकर हर बैरल पर ज़्यादा मुनाफा कमाया। रूसी कच्चे तेल में रिलायंस नायरा की 45% हिस्सेदारी है। डेटा एनालिस्टिक कंपनी केपलर के अनुसार 2025 में पहली छमाही 24 जून तक भारत ने रूस से 23.1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल आयात किया था। रिलायंस और नायरा की इसमें 45% हिस्सेदारी थी। 2022 में रिलायंस की हिस्सेदारी 8% और नायरा की 7% रही। रिलायंस ने कुल तेल का लगभग 30% रूस से खरीदा। रिलायंस ने एक प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 30% रूस से आता है, लेकिन केवल रूसी कच्चे तेल पर छूट को ही मुनाफे का कारण बताना गलत है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते मिली छूट से पहले और बाद भी ऐसा होता रहा है। यूरोप का प्रोडक्ट बेचकर जो कमाई होती है वह हमारे कुल उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा है। रूसी तेल को प्रोसेस करके अमेरिका यूरोप में बेचा और रूसी क्रूड ऑयल को आयात करके इसे पेट्रोल और डीजल और एटीएफ जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट में रिफाइन किया गया। इसके बाद इन्होंने यूरोप, अमेरिका, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में निर्यात किया। 2025 की पहली छमाही में दोनों कंपनियों ने 6 करोड़ टन रिफाइंड प्रोडक्ट निर्यात किए। इसमें 1.5 करोड़ टन यूरोपीय यूनियन को बेचे गए। इसकी कीमत $15 अरब थी।
अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये गुजरात के जामनगर में स्थित है और हर दिन 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकता है। रूस ने कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई? तो फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा। भारत ने 2021 में रूसी तेल का सिर्फ 0.2% आयात किया था, लेकिन 2023 तक यह 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। 2025 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जो औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति कर रहा है। यह भारत के कुल जरूरत का 37% है। भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद नहीं करता? भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए कई डायरेक्ट फायदे हैं। अन्य देशों से सस्ता तेल रूसी अभी भी भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है। 23-24 में रूस से सस्ते तेल की वजह से भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत की है। हालांकि जो डिस्काउंट पहले $30 प्रति बैरल था, अब वो $3 से $6 प्रति बैरल तक रह गया है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, भारत की प्राइवेट कंपनियों के रूस के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस के साथ 10 साल के लिए हर रोज 5 लाख बैरल तेल खरीदी का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस तरह समझौतों को रातों रात तोड़ना संभव नहीं होता। वैश्विक कीमतों पर प्रभाव, भारत का रूसी तेल आयात वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद मार्च 2022 में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है, जिसे वह रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन जैसे उत्पादों में बदलता है। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, खासतौर से यूरोप में निर्यात किया जाता है, जो रूस से सीधे तेल आयात पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। भारत का कहना है कि उसका यह व्यापार पूरी तरह पारदर्शी है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। रूस से तेल आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल एक प्राइस कैप लागू होता है, जो 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुरू किया था। इस मूल्य सीमा का उद्देश्य रूस की तेल आय को सीमित करना था, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए रूसी तेल को अब पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया। भारत ने तर्क दिया है कि रूस से तेल खरीदने से वैश्विक कीमतों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलती है। अगर रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक का तेल बाजार से हट जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने 2022 में वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप के दोहरे रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, हम जो तेल खरीदते हैं वह यूरोप द्वारा एक दोपहर में खरीदे गए तेल से भी कम है, और भारत के पास रूस के अलावा किन देशों से तेल खरीदने का विकल्प है? तो भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। ज़्यादातर तेल रूस के अलावा इराक, सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देशों से खरीदता है। अगर रूस से तेल इंपोर्ट बंद करना है तो उसे इन देशों पर अपना इंपोर्ट बढ़ाना होगा। इराक रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जो हमारे इंपोर्ट का लगभग 21% प्रोवाइड करता है। सऊदी अरब तीसरा बड़ा सप्लायर है, जो हमारी ज़रूरतों का 15% तेल, करीब 7 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई करता है। अमेरिका जनवरी-जून 2025 में भारत ने अमेरिका से रोजाना 2.71 लाख बैरल तेल इंपोर्ट किया, जो पिछले से दुगना है। जुलाई 2025 में अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के तेल आयात में 7% तक पहुंच गई। साउथ अफ्रीकन देश, नाइजीरिया और दूसरे साउथ अफ्रीकन देश भी भारत को तेल की सप्लाई करते हैं और सरकारी रिफाइनरीज इन देशों की ओर रुख कर रही है। अन्य देश अबू धाबी हैं,
यूएई से मरबान क्रूड ऑयल भारत के लिए एक बड़ा ऑप्शन है। इसके अलावा भारत ने गयाना, ब्राज़ील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से भी तेल आयात शुरू कर दिया है। हालांकि इनसे तेल खरीदना आमतौर पर रूसी तेल की तुलना में काफ़ी महंगा साबित होता है। अब भारत को सबसे महंगा तेल बेचता है अमेरिका। अब इसमें अगर डाटा की बात करें तो भारत के कुल इंपोर्ट का 37% रूस करता है और कीमत जो है वो 63, इराक 21, कीमत है 78 प्रति बैरल, सऊदी अरब 15 और कीमत है 83 प्रति बैरल, यूएई 10 करता है और $78 प्रति बैरल, अमेरिका 7% और $83 प्रति बैरल, नाइजीरिया भी 4% करता है और 83 उसका कीमत है, अंगोला ये 3%, इसका भी दाम 83 है। कुवैत से 2% आता है जिसका 73 प्राइस है। ब्राज़ील भी 83 है उसका प्राइस और 2% आता है और ईरान से मात्र 1% आता है और $78 प्रति बैरल उसकी कीमत है। तो रूसी टैरिफ के कारण ट्रंप के लगाए 50% टैरिफ पर भारत ने क्या कहा है? भारत ने इस अतिरिक्त टैरिफ को अनुचित, अनपेक्षित, अव्यवहारिक बताया है, ऐसा करार दिया है उन्होंने। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ EU के दोहरे मापदंड को उजागर किया। भारत ने बताया कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, उर्वरक और रसायन जैसे उत्पाद आयात करता है। वहीं यूरोपीय संघ का रूस के साथ 2024 में 67.5 अरब यूरो का व्यापार हुआ, जिसमें 16.5 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का आयात शामिल है। यह 2022 के 15.2 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। इसके अलावा यूरोप रूस से उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरणों की खरीद भी आयात करता है। भारत का कहना है कि पश्चिमी देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका रूस से तेल आयात राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, न कि मुनाफे के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी 2022 में भारत ने रूसी तेल आयात शुरू किया, क्योंकि यूरोप ने भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं खाड़ी देशों से तेल खरीदना शुरू किया था। भारत ने सस्ते रूस तेल का उपयोग अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए किफ़ायती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए किया है। अकेला भारत ऐसा देश नहीं है जो रूस से कच्चा तेल खरीदता है। 2024 में चीन ने $62.6 बिलियन का तेल रूस से आयात किया था। वहीं भारत का इस दौरान रूस से तेल आयात $52.7 बिलियन ही था। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ न लगाते हुए ट्रेड डील के लिए 90 दिनों का समय दिया था। अब इसमें जो देश प्रमुख हैं, शहर हैं, उनमें डीजल के दाम बताए गए हैं। दिल्ली में 94.72 और डीजल है 87.62, मुंबई में 103.44 और डीजल है 89.97, कोलकाता में है 103 रुपये 94 पैसे और डीजल है 90 रुपये 76 पैसे, चेन्नई में 100 रुपये 75 पैसे, डीजल है 92 रुपये 34 पैसे, भोपाल में 106 रुपये 47 पैसे। ध्यान रहे ये भोपाल भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। अब इसमें 106 रुपये बिक रहा है और 91 रुपीज़ 84 पैसा डीजल। रायपुर ये भी छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशित जो राज्य है, ये बीजेपी का राज है। यहाँ पर 100 रुपये 39 पैसा और डीजल है 93.33। और जयपुर जो है ये भी राजस्थान, ये भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है। 104 रुपये 88 पैसे पेट्रोल, 90 रुपये 36 पैसे डीजल। चंडीगढ़ 94.24 और डीजल 82.40। तो पेट्रोलियम मंत्री बोले हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं अगर कच्चे तेल की कीमत
$65 प्रति बैरल रही तो 2-3 महीनों में कटौती संभव है। तो ये जो पेट्रोलियम मंत्री हैं ये पक्के झूठेले हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर मानने वाले मेरी समझ में गुंडे, बदमाश, खून चूसने वाले ये वो लोग हैं जिनको देश के गरीब जनता पर रहम नहीं है। जो पेट्रोल एक भीख मांगने वाला अपनी स्कूटी में डलवा लेता है वही दाम अंबानी को और अडानी को लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के, मुसलमानों के दुश्मन हैं, नफरती कीड़े हैं। तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि पक्का चमचा है, ये जूतियां चटकारने वाला मोदी का वो चमचा है, तलवे चाटू, ने कहा अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $65 प्रति बैरल रहती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीने में, मुझे लगता है अगले 200-300 साल में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो सकती है। ये बात उन्होंने दिल्ली में चल रही ऊर्जा वार्ता 2025 में कही। और हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह स्थिर स्थिति पर निर्भर करता है। अब इनको स्थिर स्थिति मिलती नहीं है। वैसे भी सरदार जी में मुझे लगता है मनमोहन सिंह जैसी अक्ल है नहीं। इनकी अकल इनके घुटने में फंसी हुई है, वो ऑपरेशन करके ही निकालनी पड़ेगी। अगर कोई बड़ा भूभाग राजनीतिक घटनाक्रम जैसे ईरान इजराइल तनाव होता है तो स्थिति बदल सकती है। दरअसल तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केट कंपनियां मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत दे सकती है। परंतु ये राक्षसी बीजेपी की सरकारें गरीब निरीह जनता की खून निचोड़ने वाली सरकारें हैं। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा शातिर कुटिल नरेंद्र मोदी और हमारे तड़ीपार महोदय अमित शाह है। ये वो गुंडे हैं जो गुजरात से आके पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये लुटेरे हैं, हिंदुओं के विरोधी, मुसलमानों के कातिल, सत्ता पर काबिज हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपसे एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको बेबाक और बेलाग अपने कमेंट देते हैं और पिछले 8-10 दिनों से सब्सक्राइबर की संख्या बेहद कम है। तो मुझे लगता है कि बरसात के सीज़न में कुछ लोग सुस्त और आलसी हो गए। तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।